हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। और ये वो प्रैक्टिस रहेगी ना जो मैंने कल पढ़ाया था ना, पोइट्री सेक्शन का। बता दे रही हूँ, जो बच्चे देखे हैं कल पोइट्री सेक्शन मैंने कराया है ना, पोइट्री सेक्शन में मैंने क्या कराया है, सारे राइटर यानी कि पोइट्री सेक्शन के जो भी राइटर हैं उनके डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ और उनके जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं, स्पेशली जो आपके एलटी में मेंशन है, जो भी सिलेबस, तो वो सारे क्यों कब आए थे, उनके वर्क्स कब आए थे, कब पब्लिश हुए थे, एंड वो किस जॉनरा से, और वो उसका जॉनरा क्या है, एंड वो किस एरा से बिलोंग करते हैं। ये कल पोइट्री सेक्शन में हमने रिवीजन किया था कल, है ना, कल था ये। और आज मैंने कहा था ना कि उसका हम प्रैक्टिस करेंगे, तो आज की इस वीडियो में हम उसी की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपने अगर कल की ये वीडियो देखी होगी, पोइट्री सेक्शन है, पोइट्री सेक्शन करके है थंबनेल में, अगर आपने ये वीडियो देखी होगी तो आप उसके लिए ये प्रैक्टिस बेस्ट है, आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड अगर आप ये प्रैक्टिस पहली बार देख रहे हैं तो आप पहले जाके ये पोइट्री सेक्शन वाला रिवीजन करके आइए, देन इस प्रैक्टिस को आप करिएगा तो ज़्यादा आपका ईजी हो जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा था ना कि हम पोइट्री सेक्शन वाला कर लेंगे, देन इसका प्रैक्टिस में करा दूँ। आज मैं प्रैक्टिस लेके आई हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, ड्रामा सेक्शन पे आएंगे। ड्रामा सेक्शन में जितने भी राइटर हैं उनके अवार्ड्स। देखिए, पोइट्री सेक्शन में हमने क्या देखा था, राइटर कब पैदा हुए थे, कब उनकी डेथ हुई थी, इनके वर्क कौन से हैं, किस जॉनरा, इनके वर्क का जॉनरा क्या है, किस एरा से बिलोंग करते हैं, एंड इनको अवार्ड्स क्या क्या मिले थे, ये हमने कल रिविज़न कर लिया था। और इसके बाद आज हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम ड्रामा, सेम इसी तरह ड्रामा वाला पार्ट भी सेम इसी तरह ही करेंगे। ठीक है, ड्रामा में जो भी राइटर हैं उनके बर्थ, डेथ एंड उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स की डेट कब आई थी, देन उसके बाद उनको उनके अवार्ड्स कितने मिले थे, तो ये हम ड्रामा में करने वाले हैं। फिर देन उसको भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले रिवीजन देन प्रैक्टिस, पहले रिवीजन देन प्रैक्टिस, तुरंत। ये जैसे मैंने यहाँ पे आज रिवीजन करा दिया तो कल इसकी प्रैक्टिस करा दूँगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और एक चीज़ और है कि एलटी का अगर आपको 5000 प्लस ये MCQs मैंने बनाए हैं, 5000 प्लस MCQs, ये आपके ना जो MCQs होंगे ना, ये आपके टॉपिक वाइज होंगे। और इसमें ना 5000 प्लस MCQs हैं जो टॉपिक वाइज हैं, यानी कि हर टॉपिक के बाद आंसर की दी हुई है, हर टॉपिक के बाद। ठीक है, और ये आपके एलटी के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। एलटी के लिए, एलटी का जो सिलेबस पे पूरी तरह से बेस्ड है, टॉपिक वाइज बना हुआ है, हर टॉपिक के बाद आंसर की है। इसमें इस PDF में आपको 447 पेजेस मिलने वाले हैं। ठीक है, 447 पेजेस मिलेंगे। एंड ये जो PDF आपको मिलेगी ना, ये PDF प्रिंटेबल है। जितने भी आप क्वेश्चन करते हो ना, सारे क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ मैं, ये प्रिंटेबल है। ठीक है, अच्छा एक और है कि ये कितने में मिलेगी, तो 249 में ये PDF मिलेगी। ठीक है, जिसमें हम अब डिस्काउंट करके भी देते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ सबके पास ये PDF रहे और सब कोई ये एक बार आप ना एग्ज़ाम में जाने से पहले, एग्ज़ाम देने से पहले एक बार इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए। तो ठीक है, अगर आपको इस PDF में इंटरेस्टेड है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके इस PDF को आप पा सकते हैं 8081848735 पर। ओनली क्या करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप इस PDF को ले सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिस अपनी। इसको मैं लाइव लेना चाह रही थी, लेकिन टाइम ना होने की वजह से लाइव नहीं ले पा रही हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को, लेकिन नेक्स्ट जो हम ड्रामा करेंगे ना, उसको मैं लाइव ज़रूर लूँगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड। कल पढ़ा था ना, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट था। तो एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे कितना आपने स्कोर किया है। वीडियो के लास्ट में आप ना अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा कि कितना आपने स्कोर किया है आज की इस वीडियो में। मुझे लगता है कल हमने रिवीजन कर लिया, तो आज का जो आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपका स्कोर ज़्यादा ही रहना चाहिए, मतलब पूरा आना चाहिए। इसमें 50 क्वेश्चन है और 50 आउट ऑफ 50 होना चाहिए। ठीक है, तो हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो हु अमंग द फॉलोइंग इज़ कंसिडर्ड द नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड। तो इंग्लैंड का नेशनल पोएट किसे माना जाता है। सभी का आंसर यहाँ पे सही होना चाहिए। जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी का आंसर सही होना चाहिए। सब किस पे जाएंगे, शेक्सपियर, मिल्टन, टेनिसन, वर्ड्सवर्थ। तो किसे नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड कहा गया है। तो ध्यान रखना, ये जो नेशनल, इन्हें अक्सर ये ना, मतलब शेक्सपियर को अगर हम देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे महान राइटर हैं ये, और दुनिया के कहते हैं ना, दुनिया के पूर्व प्रतिष्ठित
प्ले राइट माने जाते हैं और इन्हें इंग्लैंड का नेशनल पोएट भी कहा जाता है। विलियम शेक्सपियर को इंग्लैंड का नेशनल पोएट कहा जाता है। इन्हें बार्ड ऑफ एवॉन कहा जाता है, बार्ड ऑफ एवॉन कहा जाता है, ये भी इनको टाइटल मिली है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, बार्ड ऑफ एवॉन कहा जाता है। ऑल्दो जॉन मिल्टन और वर्ड्सवर्थ भी ग्रेट पोएट थे, लेकिन नेशनल पोएट का जो दर्जा है वो सिर्फ शेक्सपियर को ही मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, इन विच ईयर वॉज शेक्सपियर सोनेट 29 पब्लिश इन द कलेक्शन शेक्सपियर सोनेट। तो किस ईयर में शेक्सपियर की जो सोनेट है 29 ये पब्लिश हुआ था? 1599, 1601, 1609, 1616। यहाँ पे सोनेट 29 का पूछा है। तो शेक्सपियर ने टोटल कितने सोनेट्स लिखे हैं? शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स लिखे हैं, है ना, टोटल 154 सोनेट्स लिखे हैं। और इनका पूरा कलेक्शन, ये पूरा 154 सोनेट का पूरा कलेक्शन एक ही बार में 1609 में थॉमस थॉर्प द्वारा पब्लिश किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, थॉमस थॉर्प के द्वारा पब्लिश किया गया था ये पूरा कलेक्शन, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये पूरा कलेक्शन 154 सोनेट्स का। सोनेट 29 की जो फर्स्ट लाइन है, व्हेन इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्चून एंड मेंस आई, इसी कलेक्शन का ही पार्ट है, तो ये आपने ध्यान रखना। 1599 में द पिलग्रिम प्रोग्रेस आया था, ठीक है, जिसको पब्लिश किसने किया था? विलियम जयगार्ड ने किया था। और इसमें टोटल 20 पोएम्स का एंथोलॉजी थी, मैंने भी कल ही बताया है 20 पोएम्स की एंथोलॉजी थी, जिसमें से सिर्फ 5 पोएम ही ऐसी थी जो शेक्सपियर की थी। और इस 5 पोएम में आपकी कौन सी पोएम थी? तो सोनेट, ध्यान रखना यहाँ पे, सोनेट 138 जो आपके LT के सिलेबस में मेंशन है, सोनेट 144 एंड 3 पोएम ऐसी थी लव स्लेवर लॉस से ली गई थी। ठीक है, तो सोनेट 138 की बात अगर करेंगे तो सबसे पहले ये 1599 में कलेक्शन में आया था, देन उसके बाद ये 154 वाले कलेक्शन में पब्लिश हुआ था 1609 में बाय थॉमस थॉर्प, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे, जॉन डन इज़ प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच लिटरेरी मूवमेंट। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, इस पूरे कलेक्शन को, इसमें 20 पोएम्स की एंथोलॉजी है और इसका नाम था द पिलग्रिम प्रोग्रेस, एंड ये 1599 में आया था। और इसको पब्लिश किसने कराया था? विलियम जयगार्ड ने। किसके नाम से? विलियम शेक्सपियर के नाम से। हालांकि जिसमें से ऑल्दो सिर्फ विलियम शेक्सपियर के 5 पोएम्स ही थे, बाकी 15 पोएम्स अदर पोएट्स के थे, बट इन्होंने ये गलती कर दी थी। ठीक है, इन्होंने गलती ये कर दी कि पूरी पोएम्स इन्होंने शेक्सपियर के नाम से ही पब्लिश कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे इनकी फॉल्ट थी, आपने ध्यान रखना। तो अगर बात पूछा जाए सोनेट 138, सोनेट 144 सबसे पहले किस कलेक्शन में आया? तो सबसे पहले 1599 वाले कलेक्शन में आया था, विलियम जयगार्ड वाले कलेक्शन में। देन उसके बाद दूसरे, ये पहली बार वहीं पे आई थी, अपीयर हुई थी। देन उसके बाद ये 1609 वाले कलेक्शन में, ये 154 वाला कलेक्शन जो था उसमें ये पब्लिश हुआ था। तो ये पॉइंट तो क्लियर ही होगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, जॉन डन इज़ प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच लिटरेरी मूवमेंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पे मैंने पिलग्रिम प्रोग्रेस कर दिया है, ये पिलग्रिम प्रोग्रेस नहीं, पैसिनेट पिलग्रिम है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो गया, पैसिनेट पिलग्रिम नाम था इसका। ठीक है, पैसिनेट पिलग्रिम, ये जो 1599 जिसमें 20 पोएम्स का ये कलेक्शन था, जिसका टाइटल क्या था? पैसिनेट पिलग्रिम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। जॉन डन इज़ प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच लिटरेरी मूवमेंट, तो किस मूवमेंट से ये बिलोंग करते हैं जॉन डन? तो जॉन डन की बात करेंगे तो मेटाफिजिकल पोइट्री के ये माने जाते हैं, मेटाफिजिकल पोएट के ये प्रोमिनेंट राइटर हैं, है ना। और इस प्रकार की पोइट्री में क्या होता था, जो मेटाफिजिकल पोइट्री होती थी ना, इस प्रकार की पोयम में क्या होता था, एकदम जटिल थॉट्स पाए जाते थे, इंटेलेक्चुअल रीजन्स होते थे, कंसीट का यूज़ होता था। कंसीट मतलब अनोखी सिमलीज का यूज़ करते थे। अगर इसमें कंपैरिजन भी करते थे तो दो अलग अलग चीज़ों, एकदम अलग अलग चीज़ों से बीच में कंपैरिजन करते थे। ये रोमांटिक और अगस्टन एज से बिल्कुल अलग स्टाइल थी मेटाफिजिकल पोइट्री। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने, जॉन डन की बात कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हेन वाज जॉन डन पोयम द कैनोनाइजेशन पब्लिश पोस्टहुमसली। तो जॉन डन की ये जो पोयम है ना, द कैनोनाइजेशन, उनकी डेथ के बाद कब पब्लिश हुई थी? अभी मैंने कल ही हमने रिवीजन किया है, 1633, 25, 74 या 09, 1609। तो ये ध्यान रखना है। जॉन डन की डेथ कब हुई थी? मैंने बताया था जॉन डन की डेथ 1631 में हुई थी, 1631 में हुई थी। और इनकी पोइट्री का कलेक्शन इनके डेथ के 2 साल बाद
1633, ये ध्यान रखना। यानी कि इनके डेथ से 2 साल के बाद इनका जो पोइट्री कलेक्शन था ये वाला द कैनोनाइजेशन, ये 2 साल के बाद 1633 में पोएम्स नाम से पब्लिश हुआ था। ठीक है, किस नाम से? पोएम्स नाम से ये पब्लिश हुआ था, ये ध्यान रखना है। द कैनोनाइजेशन इसी कलेक्शन में शामिल थी। ठीक है, तो 1633 ये ध्यान रखना। यानी कि डेथ कब हुई? 1631, जस्ट 2 ईयर लेटर ही। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पे आएंगे, मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ऑल्सो नोन एज, मिल्टन की जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है वो और किस नाम से जानी जाती है? मुझे यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया ना तो माफ़ करना आप लोग, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होती है रोमन में। कितना भी मैं इसको सही कर लूँ एंड कितना भी ध्यान दूँ ना, तब भी मैं अगर सामने आता तो एक बार के लिए मैं कंफ्यूज हो ही जाती हूँ। हाँ, कितनी बार आप लोग ने भी बताया कि हाँ मैम इसको बोला जाता है, लेकिन उस समय तो याद रहती है चीज़ें, लेकिन बाद में जब फिर रोमन अंक आ जाता है ना तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाती है इस वाली चीज़ों में। ठीक है, अगर मैं गलत बता दूँगी तो माफ़ करना, क्योंकि आप लोग को पता है तो करेक्ट ज़रूर कर देना आप लोग। ठीक है, चलिए फिर बताना है ऑन हिज ब्लाइंडनेस और किस नाम से जानी जाती है। तो मैं बता दे रही हूँ कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है वो सोनेट 19 के नाम से जानी जाती है, सोनेट 19 के नाम से, है ना। मिल्टन के ये जो 1673 के कलेक्शन में इसे केवल एक नंबर दिया गया था, जो स्कॉलर्स द्वारा इसे सोनेट 19 के रूप में डिवाइड किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और कहीं लोग भी कहा गया है, खैर यहाँ पे सोनेट 19 कौन सा है? आई थिंक ये 10 है एंड ये 19 है, इसमें तो बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, सोनेट 19। ठीक है, क्योंकि इधर वाला जो पोर्शन होता है ये 9 होता है और इधर वाला 11 होता है, राइट ना? बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। सच में झूठ नहीं बोल रही, ये मेरी ड्रॉबैक है, मैं अपनी ड्रॉबैक कम ही बता रही हूँ। नहीं पता है सच में, ये कन्फ्यूज़न हो जाता है, बहुत बार इसको ध्यान दिया है। इन दोनों में कन्फ्यूज़न बहुत होता है, इन दोनों में। अभी भी पता नहीं मैं सही हूँ कि गलत हूँ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोनेट 19। ठीक है, और ये ध्यान रखना ये आया कब था? तो ये 1652 में इन्होंने लिखा था, 1652 में इन्होंने लिखा था, जब मिल्टन कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए थे, 44 ईयर्स ओल्ड के थे। 1652 में इन्होंने लिखा था एंड 1673 वाले कलेक्शन में ये पब्लिश हुआ था, तो ये ध्यान रखना है। इसका टाइटल किसने दिया था? थॉमस न्यूटन ने दिया था। कब दिया था? 1761 में इसका टाइटल थॉमस न्यूटन ने दिया था। ये भी पॉइंट्स क्लियर करना है, क्योंकि है इंपॉर्टेंट पोएम, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, विच ईयर, एक चीज़ और ध्यान रखना कि मिल्टन जब लिख रहे थे तो उन्होंने क्या टाइटल दिया था? तो इस पोएम की जो फर्स्ट लाइन है, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, फर्स्ट लाइन ही मिल्टन ने टाइटल दिया था। नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच ईयर सॉ द पब्लिकेशन ऑफ 12 बुक वर्जन ऑफ जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट। तो जो 12 बुक का वर्जन आया था जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट का, वो किस ईयर में आया था? तो पैराडाइज लॉस्ट का जो फर्स्ट वर्जन आया था वो 1667 में आया था विद 10 बुक्स, है ना, जिसमें केवल 10 बुक्स थी। बाद में मिल्टन ने इसे दोबारा से रिकलेक्ट किया और एपिक एनीड की तरह, जैसे एनीड था ना उनका वर्जिल का एनीड भी 12 बुक्स में थे ना, तो ये भी क्या किए, एनीड की तरह इन्होंने भी क्या किया, 12 बुक्स में इसको डिवाइड किया। और ये दूसरा और लास्ट जो वर्जन आया था, एडिशन आया था, वो कब आया था? 1674 में आया था विद 12 बुक्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, 1674 जब मिल्टन की डेथ हो गई थी, ये मिल्टन के डेथ का ही टाइम है, 1674 में मिल्टन की डेथ होती है, ये ध्यान रखना। 1674 में मिल्टन की डेथ भी हो जाती है, ये डेथ वाला समय है। ठीक है, इनका डेथ वाला ईयर है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अलेक्जेंडर पॉप बिलोंग्स टू विच लिटरेरी पीरियड। अलेक्जेंडर पॉप जो है ये किस लिटरेरी पीरियड से बिलोंग करते हैं? अलेक्जेंडर पॉप ये किस लिटरेरी पीरियड से बिलोंग करते हैं? कल ही हमने पढ़ा था। अलेक्जेंडर पॉप जो है ना वो 18 सेंचुरी के, अलेक्जेंडर पॉप जो हैं वो 18 सेंचुरी के, ठीक है, 18 सेंचुरी से बिलोंग करते हैं और 18 सेंचुरी की शुरुआत के सबसे प्रोमिनेंट राइटर रह चुके हैं ये। और इस पीरियड को हम क्या कहते हैं? न्यू क्लासिकल पीरियड कहते हैं। ठीक है, या फिर अगस्टन एज कहते हैं।
ये ध्यान रखना। और इस एज में सबसे ज़्यादा किस पे जोर दिया गया, रीज़न पे। जो राइटर थे वो रीज़न पे लिखते थे, तर्क पे, सटायर, ठीक है, क्लासिकल पर जोर दिया जाता था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अच्छा, अगस्टन एज कब से कब तक है, ये मैंने कल ही बताया था सब। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अगस्टन एज कब से कब तक है। ठीक, अगस्टन एज देखिए 1660 से लेके 1700 जो पीरियड था वो आपके जॉन ड्राइडन का था, यानी कि इस पीरियड में आपके जॉन ड्राइडन थे। 1700 से लेके 1745, ठीक है, 1745 ये जो पीरियड था ये इसे ही अगस्टन एज कहा जाता था। फिर 1745 से लेके 1798 ये जो पीरियड था इसे एज ऑफ ट्रांजिएंट, एज ऑफ एनलाइटनमेंट, एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, ठीक है, ये कहा गया। फिर आगे चलते हैं। द 5 कैंटो वर्जन ऑफ पॉप द रेप ऑफ द लॉक वॉज पब्लिश्ड इन। तो द रेप ऑफ द लॉक का जो 5 कैंटो वर्जन आया था वो कब आया था, ये पूछा जा रहा है। 5 कैंटो जो वर्जन आया था, तो याद रखना ये जो पोएम है ना, ओरिजिनली अगर देखा जाए तो 1712 में 2 कैंटो में पब्लिश हुआ था। 1712 में ये 2 कैंटो में पब्लिश हुआ था ये जो पोएम है, ठीक है। लेकिन पॉप ने इसमें और थोड़ा सा इसको एक्सटेंड किया और मशीनरी जैसे कि सिल्फ जोड़ दिया। सिल्फ वगैरह जो सिल्फ थे ना इसमें सिल्फ वगैरह है ना जो बेलिंडा की रक्षा करते हैं, तो उनको जोड़ना। तो उसके बाद इसको ना एक्सटेंड कर दिया गया, एक्सटेंड करके इसको 5 कैंटो में ले लिया गया। और जब 5 कैंटो आया तो ये कब पब्लिश हुआ था, ये 1714 में पब्लिश हुआ था। ये ध्यान रखना आपने। पहला आया 2 कैंटो में 1712 में, बाद में इसको थोड़ा सा विस्तार इन्होंने दिया, विस्तार करके इन्होंने 1714 में किया, सिल्फ वगैरह को जोड़ दिया था उसमें। नेक्स्ट वन पे आएंगे। थॉमस ग्रे इज एसोसिएटेड विद विच स्कूल ऑफ पोइट्री, बताया है ये भी मैंने। थॉमस जो ग्रे हैं वो किस स्कूल ऑफ पोइट्री से एसोसिएट हैं, जुड़े हैं। तो थॉमस ग्रे को ना ग्रेव स्कूल ऑफ पोइट्री से जोड़ा जाता है। कहाँ से, ग्रेव स्कूल ऑफ पोइट्री से जोड़ा जाता है, जो कब्रिस्तान पर लिखते हैं और इनकी पोइट्री वगैरह उसी पे रहती है, ठीक है। और इस ग्रुप के जो पोएट होते हैं ग्रेव स्कूल ऑफ पोइट्री से जोड़ा जाता है, प्रोमिनेंट भी माने जाते हैं। और इस ग्रुप के जो पोएट होते हैं वो अपनी पोइट्री डेथ पे लिखते हैं। किस पे लिखते हैं, डेथ पे। वो अपनी पोइट्री किस पे लिखते हैं, डेथ पे लिखते हैं। किस पे लिखते हैं, शोक पे लिखते हैं, है ना, शोक पे लिखते हैं, मोर्टेलिटी पे लिखते हैं। ये सारे इनके मतलब इनका जो मेलनकलिक रहता है, इनकी जो पोइट्री का थीम रहता है ना, वो डेथ रहेगा, शोक रहेगा, लेमेंट रहेगा, एंड मोर्टेलिटी रहेगा, मेलनकलिक, ये सारी पे ये इनकी थीम रहती है। ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री के जो भी राइटर हैं, ठीक है, उनकी एलजी का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, वही जो उन्होंने लिखा था। तो ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री, ये ध्यान रखना, एग्जिट रिट इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये इनका एलजी था जो इन्होंने इसी पे लिखा था। कब्रिस्तान पर, डेथ पर, ये सारी चीज़ें, मोर्टेलिटी पर। इन विच ईयर वॉज ग्रे एलजी रिट इन अ कंट्री चर्चयार्ड पब्लिश, ये कब पब्लिश हुआ था। है इजी, सारे क्वेश्चंस इजी हैं क्योंकि पढ़ लिया गया है, हमने रिवीजन भी कर लिया है, हमने इसका थ्योरी भी पढ़ लिया है ना। देखिए इसकी थ्योरी भी मैंने करा दिया आपके यूट्यूब पे ही, फिर इसका रिवीजन भी मैंने आपके यूट्यूब पे ही करा दिया। आज मैं इसकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपके यूट्यूब पे ही, सारा कुछ यूट्यूब पे ही है जो आप पेड में पढ़ते हो। कई जगह आप पेड में भी पढ़ते हो ये सारी चीज़ें, और वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे करा दिया है, ठीक है, ठीक है। तो किस ईयर में ये आया था एलजी रिट इन अ कंट्री चर्चयार्ड, किस ईयर में आया था, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। थॉमस ग्रे की ये जो पोएम है ना, ये कई वर्षों तक इन्होंने इस पर काम किया। इन्होंने इसे 1750 में पूरा किया, कंप्लीट किया, ठीक है। 1750 में इसे कंप्लीट किया, कई साल लग गए इसको कंप्लीट इन्होंने किया। उसके बाद 1751 में ये पब्लिश हुआ। तो पब्लिश पूछा था यहाँ पे ना, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपने। 1751 में पब्लिश हुआ। ये इंग्लिश लिटरेचर की सबसे फेमस एलिजीज में से एक है, एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। नेक्स्ट वन पे आएंगे। विच कलेक्शन मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द रोमांटिक एज इन 1798। यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा 1798 में कौन सा वो कलेक्शन है जो रोमांटिक एज की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, शुरुआत मानी जाती है। तो कौन सा कलेक्शन आया था, ऐसा कहा जाता है वहाँ से रोमांटिक एज की शुरुआत हुई थी। तो लिरिकल बैलेट्स, ये ध्यान रखना है, लिरिकल बैलेट्स। विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज ने मिलकर लिरिकल बैलेट्स नाम का एक पोएटिक कलेक्शन पब्लिश किया था,
और लिटरेचर के इतिहास में इसी पब्लिकेशन को रोमांटिक एज की एक फॉर्मल शुरुआत मानी जाती है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे टिंटन एबे वॉज रिटन बाय। टिंटन एबे कब लिखी गई थी, सॉरी रिटन बाय किसके द्वारा लिखी गई थी टिंटन एबे, बहुत इजी है। तो टिंटन एबे का जो टाइटल जरूर याद रखना, हालांकि वो इजी है टाइटल टिंटन एबे का, लाइन्स कंपोज्ड ऑफ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे, इसलिए इसे जो हम एब्रीविएशन फॉर्म में टिंटन एबे कहते हैं। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की सबसे फेमस पोइट्रीज में से एक है और ये लिरिकल बैलेड 1798 की लास्ट पोयम भी है टिंटन एबे, ये ध्यान रखना। लिरिकल बैलेड्स की जो लास्ट पोयम है विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम, ठीक है। लिरिकल बैलेड्स की बात अगर करेंगे तो उसमें टोटल 23 पोयम्स हैं। टोटल कितनी पोयम्स हैं, 23 पोयम्स हैं, जिसमें से आपके वर्ड्सवर्थ की पोयम 19 है, कॉलरिज की पोयम 4 है, और सबसे पहले लिरिकल बैलेड्स की जो ओपनिंग पोयम है वो कॉलरिज की है, द राइम ऑफ एनिसियन मैरिनर, वो है। और लास्ट किस पे ख़त्म होती है, वर्ड्सवर्थ की पोयम टिंटन एबे की, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। एंड लिरिकल बैलेड्स 4 एडिशन में आया था, वो आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में कब कब आया था। इन विच ईयर डिड विलियम वर्ड्सवर्थ बिकम द पोएट लॉरियट ऑफ द यूके, तो किस ईयर में पोएट लॉरियट बने विलियम वर्ड्सवर्थ। पोएट लॉरियट मतलब राजकवि, है ना। तो रॉबर्ट शाउदी की डेथ कब हुई, रॉबर्ट शाउदी की डेथ के बाद, रॉबर्ट शाउदी कब से कब तक थे, 1813 से 1843, और 43 में इनकी डेथ हो जाती है। देन 1843 से आपके विलियम वर्ड्सवर्थ बन जाते हैं पोएट लॉरियट, कब से कब तक, 1850 तक, ठीक है। 1843 से 1850 तक ये रहते हैं। उसके बाद 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हो जाती है, तो 1850 में टेनिशन को बनाया जाता है। टेनिशन कब से कब तक रहते हैं, 1892 तक। तो ये ध्यान रखना, ये साउदी थे, ये आपके विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, ये टेनिशन थे, ठीक है। तो कब बने थे ये, 1843 में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद एल्फ्रेड टेनिसन को बनाया गया। नेक्स्ट वन पे आएंगे, पीबी शैली की ओड टू द वेस्ट विंड वॉज पब्लिश इन विच ईयर। पीबी शैली की ये जो ओड टू द वेस्ट विंड है ये किस ईयर पब्लिश हुआ था। अब बताओ, ऐसा रिवीजन अगर मिल जाए, मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी करा रही हूँ, चाहे तो बस ये प्रैक्टिस करा के आंसर बता के निकल जाऊँ, लेकिन नहीं, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल फिर से करा रही हूँ, ताकि आपको इसके आगे पीछे भी जो है क्वेश्चन, इसके आगे पीछे जो फैक्ट है वो भी आपको पता चलते चले। हालांकि वो भी आपको पता है, फिर भी मैं उसको रिवीजन, एक कहते हैं ना, एक रिकॉल कराना, याद कराना, ठीक है। प्रैक्टिस आंसर, जो कि मैंने इसका थ्योरी एंड इसका रिवीजन फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन तब भी यहाँ पे एक्सप्लेन इसलिए हो रहा है ताकि आपके लिए रिकॉल करने के लिए, बस, और कुछ नहीं। आप रिकॉल कर सकते हो इस क्वेश्चन से, और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं और क्या फैक्ट हो सकते हैं। पीबी शैली की ओड टू द वेस्ट विंड ये कब आया था, किस ईयर में आया था। तो शैली की ये जो पोयम है ये 1819 में फ्लोरेंस इटली के पास एक जंगल में लिखी थी शैली ने इस पोयम को, ध्यान रखना। 1819 में फ्लोरेंस, इटली का जो फ्लोरेंस सिटी है ना, उसके पास एक जंगल था, वहाँ पे इन्होंने इसे लिखा था, ठीक है। और ये उनके पोएटिक कलेक्शन प्रोमिथियस अनबाउंड के साथ 1820 में पब्लिश भी हुआ था। तो ये ध्यान रखना, 1820 में ये पब्लिश भी हुआ था ओड टू द वेस्ट विंड। कहाँ पे, इनका जो पोएटिक कलेक्शन था प्रोमिथियस अनबाउंड के साथ ये पब्लिश हुआ था 1820 में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए, अब इसके साथ आपको 2-3 फैक्ट मिल गए ना। अब हर क्वेश्चन में हर फैक्ट तो नहीं रहेंगे ना, उससे रिलेटेड 2-3 फैक्ट बताते चलूँगी ताकि आपको ईजी रहे रिकॉल करने के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ओड्स वॉज नॉट रिटन बाई जॉन कीट्स, तो कौन सा ओड है जो जॉन कीट्स ने नहीं लिखा था। तो जॉन कीट्स ने अपने 1819 के ओड्स के लिए फेमस हैं। जॉन कीट्स जो है ना वो 1819 के ओड्स के लिए फेमस हैं, 1819 के ओड्स के लिए फेमस हैं, जैसे कि ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, जैसे कि ओड टू अ नाइटिंगेल, जैसे कि ओड टू अ मेलनकली, ठीक है। ये सारे ओड टू अ मेलनकली, ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ये अपने 1819 के ओड्स के लिए फेमस हैं। लेकिन ओड टू द वेस्ट विंड ये इनका नहीं है, ये आपके पीबी शैली का है, ठीक है, ये इन्होंने नहीं लिखा है। नेक्स्ट पे आएंगे, ला बैलेड एम सेंस मर्सी वॉज पब्लिश, ये इनका बैलेड है, ध्यान रखना, ये बैलेड है, ये पब्लिश कब हुआ था। ला बैलेड डैम सेंस मर्सी ये कब पब्लिश हुआ था। तो जॉन कीट्स ने ये फेमस बैलेड 1819 में लिखा था। अच्छा, पब्लिश पूछा है, एक मिनट। जॉन कीट्स ने ये फेमस जो बैलेड है ये उन्होंने 1819 में लिखा था, और इसका टाइटल ना एक फ्रेंच फ्रेज है,
तो ये ध्यान रखना, इसका जो टाइटल है ना, ला बेले डेम सेंस मर्सी, इसका जो टाइटल है, इसका टाइटल एक फ्रेंच फ्रेज है, फ्रेंच फ्रेज है, ठीक है। वो फ्रेंच फ्रेज क्या है, जिसका मतलब, इसका मतलब ये फ्रेंच फ्रेज है, ठीक है। ये जो टाइटल है ये फ्रेंच फ्रेज है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ला बेले डेम सेंस मर्सी का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है द ब्यूटीफुल, ठीक है, द ब्यूटीफुल, एक मिनट, द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, ठीक है, विदाउट मर्सी, ये इसका टाइटल है, इस फ्रेंच फ्रेज का टाइटल है ये, द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। बैलेड है, कब लिखा गया था, 1819 में लिखा गया था। और यहाँ पे बात करेंगे तो ये जो पोयम है ये पहली बार 1820 में इंडिकेटर मैगजीन में पब्लिश हुई थी, ठीक है। ये जो पोयम है 1820 में आई थी और ये इंडिकेटर मैगजीन में पब्लिश हुई थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये पॉइंट्स यहाँ पे सही, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। एंड एक पॉइंट्स और ध्यान रखना, इसमें टोटल ना 12 स्टैंजा है, 12 स्टैंजा है इसमें, टोटल 12 स्टैंजा है और ईच स्टैंजा 4 लाइन्स का है, ठीक है। ईच स्टैंजा 4 लाइन का है और सिंपल सा स्ट्रक्चर में है, ABCB, ABCB राइमिंग स्कीम है इसकी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु सक्सीडेड विलियम वर्ड्सवर्थ एज द पोएट लॉरियट इन 1850, जो मैंने ऊपर बता दिया था कि 1850 के बाद पोएट लॉरियट किसको बनाया गया था, तो 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हो जाती है और ये सम्मान ना फिर किसको पेश किया जाता है, पोएट लॉरियट किसको बनाने का सोचते हैं, तो सैमुअल रॉजर्स को, ठीक है। मतलब इनको ना ऑफर किया जाता है, सैमुअल रॉजर्स को ऑफ़र किया जाता है, लेकिन ये क्या कर देते हैं, ये मना कर देते हैं और इसके बाद अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को पोएट लॉरियट बनाया जाता है। वो इस पद पर काफ़ी लंबे समय तक करते हैं, 1850 से 1892 तक। तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इज़ करेक्ट। टेनिसन की पोएम है यूलिसेस वॉज पब्लिश इन द ईयर, तो यूलिसेस जो है ये कब पब्लिश हुआ था, टेनिसन की ये जो पोएम है यूलिसेस, तो टेनिसन ने यूलिसेस 1833 में अपने दोस्त आर्थर हेलम की डेथ के बाद लिखा था, ठीक है। 1833 में इनका जो दोस्त था ना, इनके दोस्त आर्थर हेनरी हेलम, उनके डेथ के बाद लिखा था। लेकिन ये पोयम उनके पोएटिक कलेक्शन पोयम्स 2 वॉल्यूम्स में 1842 में पब्लिश हुआ था। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, 1842 में। समझ में आया। और ये जो पोयम है यूलिसेस, ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, एक फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ये भी ध्यान रखना है, ये एक फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग है। 1833 के बाद, 1833 में जब इनके दोस्त की डेथ हो जाती है उसके बाद ये लिखते हैं और 1842 में ये पब्लिश होता है किस कलेक्शन में, इनका पोयम, इनका पोएटिक कलेक्शन था पोयम्स 2 वॉल्यूम्स में। नेक्स्ट पे आएंगे, रॉबर्ट ब्राउनिंग इज नोन एज द मास्टर ऑफ विच लिटरेरी फॉर्म, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग को किस लिटरेरी फॉर्म का मास्टर माना जाता है। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो थे ना वो विक्टोरियन एज के पोएट थे, है ना, और उन्हें ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाना जाता है। इसमें क्या होता है, एक स्पीकर होता है ना, जो स्पीकर होता है किसी लिसनर से बात करता है और बातों बातों में अनजाने में ही वो अपने कैरेक्टर के बारे में अपना राज खोल देता है, अपना चरित्र के बारे में बता देता है, राज खोल देता है। लाइक माई लास्ट डचेस में इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है, एग्जाम्पल है। इन विच कलेक्शन वॉज ब्राउनिंग्स माई लास्ट डचेस पब्लिश्ड, तो ये किस कलेक्शन में ब्राउनिंग का माई लास्ट डचेस, ये भी ड्रामेटिक मोनोलॉग ही है। माई लास्ट डचेस ये किस कलेक्शन में पब्लिश हुआ था, ये बताना है, ये किस कलेक्शन में पब्लिश हुआ था, माई लास्ट डचेस। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बताना है, ड्रामेटिक पर्सोना है, मेन एंड वीमेन है, ड्रामेटिक लिरिक हेडिंग एंड द बुक है, किस में, मतलब इनके किस कलेक्शन में ये पब्लिश हुआ था, माई लास्ट डचेस। तो 1840 ये जो पोयम था ना, ये पहली बार ड्रामेटिक लिरिक नाम का एक कलेक्शन था इनका, 1842 में पब्लिश हुआ था। तो ड्रामेटिक लिरिक नाम का एक था इनका कलेक्शन था और इसी में 1842 में ये पब्लिश हुआ था ये पोयम, माई लास्ट डचेस। ऊपर भी हम लोग कुछ पढ़े थे ना अभी। यूलिसेस भी 1842 में आया था, ये ध्यान रखना है।
वो भी पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स के कलेक्शन में आया था। और ये भी ध्यान रखना, माय लास्ट डचेस जो इनका रॉबर्ट ब्राउनिंग का है, ये भी 1842 के ड्रामेटिक लिरिक कलेक्शन में पब्लिश हुआ था। ठीक है, इसमें फेरारा का जो ड्यूक है वो अपनी डचेस यानी कि इसकी जो वाइफ है, डेथ हो गई है, उसकी पेंटिंग के बारे में बात करता है। नेक्स्ट पे आएंगे, डोवर बीच बाय मैथ्यू आर्नोल्ड वॉज पब्लिश्ड इन। तो मैथ्यू आर्नोल्ड की जो डोवर बीच है ये कब पब्लिश हुई थी? देखिए, मैथ्यू आर्नोल्ड ने इसे अप्रॉक्स 1851 में लिखा था, मतलब लगभग 1851 में इन्होंने लिखा था। शायद ये जब अपने हनीमून ट्रेवल पे गए थे उस दौरान शायद लिखा था। लेकिन ये पोएम ना, इनका कलेक्शन न्यू पोएम्स, इनका एक कलेक्शन था न्यू पोएम्स। देखिए, कुछ चीज़ें जो छूट रही हैं क्वेश्चन में नहीं है वो मैं अलग से बता दे रही हूँ। ठीक है, तो इनकी जो पोएम है ना, इनका जो कलेक्शन था न्यू पोएम्स में 1867 में पब्लिश हुआ था। तो ये ध्यान रखना है, मैथ्यू आर्नोल्ड का जो डोवर बीच है वो 1867 न्यू पोएम्स के कलेक्शन में पब्लिश हुआ था। और ये पोएम ना, ये जो पोएम है डोवर बीच ना, एक लिरिक है, लिरिक की तरह ही है। ठीक है, डोवर बीच जो है, और ये पोएम ना साइंस और रिलीजन के बीच, फेथ वर्सेस साइंस और मानव दुख को दिखाती है। नेक्स्ट पे आएंगे, क्योंकि इस समय क्या होता है कि रिलीजन भी था और साइंस भी आ गया था, तो लोगों का विश्वास खत्म हो रहा था किससे? रिलीजन से। विच अमेरिकन पोएट इज एसोसिएटेड विद फ्री वर्ड्स एंड रोट ओ कैप्टन माई कैप्टन। तो कौन से वो अमेरिकन पोएट हैं जो फ्री वर्ड से एसोसिएट हैं, जिन्होंने वो कैप्टन माई कैप्टन भी लिखा है? देखिए, फादर ऑफ फ्री वर्ड्स किसे कहा जाता है? वॉल्ट विटमैन जी को ही कहा जाता है। और ये ध्यान रखना है क्योंकि इन्होंने अपनी पोइट्री को ना ट्रेडिशनली मीटर और राइम से एकदम फ्री रखा है। इन्होंने अपनी पोइट्री में ऐसा कुछ नहीं यूज़ किया है कि मीटर का यूज़ करो या राइम का। इनकी पोइट्री जो है ना, ओ कैप्टन माई कैप्टन, ये अब्राहम लिंकन के डेथ के बाद लिखी गई थी, जो कि एक एलेजी है। ठीक है, जो कि एक एलजी है। ये ओ कैप्टन माई कैप्टन, ये इन्होंने अब्राहम लिंकन के डेथ पर लिखा गया था, जो कि एक एलजी है, वॉल्ट विटमैन, फादर ऑफ फ्री वर्ड्स। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, एमिली डिकिंसन की पोएम है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट वाज फर्स्ट पब्लिश एनोनिमसली इन। तो एमिली डिकिंसन की जो पोएम है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, ये पहली बार एनोनिमसली रूप से कब पब्लिश हुआ था? देखिए, बात अगर करेंगे 1860, 1862, 1864 या 1890, तो यहाँ पे हम देखेंगे एमिली डिकिंसन जो है ना, वो अपने लाइफ टाइम में बहुत कम छपी थी। मतलब एमिली डिकिंसन जो थे, और इनकी ये पोइट्री ना 1864 में, ये ध्यान रखना है, 1864 में ब्रुकलिन डेली यूनियन, यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, ब्रुकलिन, ठीक है, ब्रुकलिन डेली यूनियन, ठीक है, ब्रुकलिन डेली यूनियन नाम के एक न्यूज़पेपर है, ये एक न्यूज़पेपर है। ठीक है, ब्रुकलिन डेली यूनियन नाम का एक न्यूज़पेपर है, इसमें बिना नाम के ये पब्लिश हुई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, नाम मतलब बिना नाम का ये आया था, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। पहली बार ये पब्लिश भी हुआ था तो एनोनिमसली हुआ था 1864 में। अब ब्रुकलिन डेली यूनियन एक न्यूज़पेपर था, इसमें बिना नाम एनोनिमसली ये पब्लिश हुआ था, तो ये ध्यान रखना है 1864 में। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे, हाउ मेनी टाइम्स डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट विन द पुलित्जर प्राइज फॉर पोइट्री। तो कितनी बार इनको मिला है? ठीक है, तो कितनी बार इनको, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कितनी बार मिला है पोइट्री के लिए पुलित्जर प्राइज़? तो 4 टाइम्स मिला है, सभी को पता होगा। लेकिन मैंने कल बताया था इसको याद करने का तरीका कैसे आप याद रखोगे। बस पहला वाला याद रखना, 1924 में इनको पहला मिला था, पोइट्री के लिए मिला था। 1924 में इनको फर्स्ट पुलित्जर प्राइज़ मिला था, और इसके जस्ट 6 ईयर बाद ही, आफ्टर 6 ईयर, फिर इनको दोबारा इनको पुलित्जर प्राइज़ मिला। ठीक है, 6 ईयर यानी कि 24, अब 25 से जोड़ लेंगे 6 साल, 6 साल के बाद मिला इनको, तो 1931, ये 6 साल हो गया। देन इनको मिला था ना, ये सेकेंड टाइम मिला था। थर्ड टाइम इनको ना 5 साल का गैप था, थर्ड टाइम में 5 साल का गैप था, तो यहाँ पे हम 5 साल अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1937 में आ जाएगा। क्या हो रहा है? 1937 में आ जाएगा। फिर यहाँ से भी 5 साल का गैप था, तो 5 साल गैप यहाँ पे भी अगर आप करेंगे तो 5 साल का गैप यहाँ पे भी हो जाएगा, तो 1943 हो जाएगा। आप देख सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हो आप। 1924
इसमें सिर्फ 6 साल का गैप है। 1924 के बाद इनको सेकेंड टाइम जब पुलित्जर प्राइज़ मिला तो 6 साल के बाद मिला 1931 में। उसके बाद 1931 में इनको जब थर्ड टाइम जब मिला तो 5 साल के बाद इनको थर्ड टाइम मिला। यहाँ पे भी 5 साल है, यहाँ पे भी 5 साल है। इस तरह आप काउंट कर करके याद कर सकते हो। रट्टाफिकेशन अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट वन पे आएंगे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट स्टॉपिंग बाय ओट्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग अपीयर्ड इन विच कलेक्शन। तो किस कलेक्शन में ये अपीयर हुआ था, स्टॉपिंग बाय ओट्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग? किस कलेक्शन में आया था ये बताना है। माउंटेन इंटरवल है, न्यू हैम्पशायर है, नॉर्थ ऑफ बोस्टन है या बॉयजविल है। तो ये देखिए याद रखना है यहाँ पे आपने, ये फ्रॉस्ट की सबसे फेमस पोइट्रीज में से एक है, स्टॉपिंग बाय ओट्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। और ये 1923 के इनका एक कलेक्शन था 1923 का, ठीक है, 1923 का इनका एक कलेक्शन था। इनका एक कलेक्शन था 1923 जिसका नाम था न्यू हैम्पशायर, ठीक है, न्यू हैम्पशायर। ये ध्यान रखना, इसमें ये पब्लिश हुआ था स्टॉपिंग बाय ओट्स, ठीक है, ये ध्यान रखना। न्यू हैम्पशायर ये 1923 का कलेक्शन था और इसी कलेक्शन के लिए इन्हें ना अपना पहला पुलित्जर प्राइज़ भी मिला था, इसी कलेक्शन के लिए, न्यू हैम्पशायर कलेक्शन के लिए। तो ये ध्यान रखना है, 1923 का भी याद रखना ये आपने। W.B. Yeats was awarded the Nobel Prize in Literature in, बताना है यहाँ पे W.B. Yeats जो है इनको नोबेल प्राइज़ कब मिला था। देखिए इसमें 50 क्वेश्चन मैंने लिया था, जो कल मैंने पोइट्री का सेक्शन का रिवीजन कराया था ना, इसमें सिर्फ 50 क्वेश्चन लिया है। आप लोग बताइएगा ज़रूर कि क्या ये 50 क्वेश्चन सही रहेगा रिवीजन के लिए, जो हम पोइट्री सेक्शन का कराए थे, जो कल हमने रिवीजन किया था। क्या और भी 50 कराने की और भी नीड है? मुझे नहीं लगता कि और भी नीड है, क्योंकि कल जो हमने किया था उस पर 50 क्वेश्चन बहुत थे। बाकी जो छूट रहे हैं वो हर मैं क्वेश्चन के साथ बताती जा रही हूँ, जो फैक्ट है उससे रिलेटेड। लेकिन बताइएगा ज़रूर कि क्या उस पर 50 क्वेश्चन और आना चाहिए पोइट्री सेक्शन का जो रिवीजन जैसे आज ये आया है, ठीक है। तो W.B. ईट्स का जो अवार्ड मिला था, ईट्स को ना लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये ध्यान रखना, विलियम बटलर ईट्स, इनका पूरा नाम है विलियम बटलर ईट्स। ये एक आयरिश पोएट है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये एक आयरिश पोएट थे। इनको ना 1923 में लिटरेचर के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। और ये ध्यान रखना है, ओके। पूरे देश आयरलैंड की आत्मा को ये मतलब एक्सप्रेशन देते हैं, ये उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका था जो इनको नोबेल प्राइज़ मिला, ठीक है। तो 1923 में इनको मिला था नोबेल प्राइज़ W.B. ईट्स को, ये ध्यान रखना। ये भी ध्यान रखना इनको मिला कैसे था। तो जो कमेटी थी वो इनके बहुत ज़्यादा प्रेरित पोयम थी ना उनके लिए, और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कलात्मक रूप के लिए पूरे देश की आत्मा को अभिव्यक्ति देती है, इसलिए इनको ये पुरस्कार मिला था। द सेकेंड कमिंग बाय W.B. ईट्स वॉज पब्लिश्ड इन, तो W.B. ईट्स का जो सेकेंड कमिंग है ये कब पब्लिश हुआ था? तो ईट्स की ये जो पोयम है ना, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, ईट्स की ये जो पोयम है ना, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद 1919 में लिखी गई थी, कंपोज की गई थी। और पहली बार ये 1920 में, पहली बार ये 1920 में द डायल, ठीक है, द डायल नाम की एक मैगज़ीन थी, डायल नाम की एक मैगज़ीन थी, मैगज़ीन में छपी। और बाद में 1920 में ही उनके कलेक्शन माइकल रॉबर्ट्स एंड डांसर में भी शामिल हो गई थी। तो ये मॉडर्निज्म की एक प्रमुख, एक प्रोमिनेंट पोयम है, द सेकेंड कमिंग। तो राइट आंसर यहाँ पे 1920 हो जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। 1919 में इन्होंने लिखा था द सेकेंड कमिंग, 1920 में द डायल मैगज़ीन नाम की डायल मैगज़ीन नाम में ये छपी थी। और बाद में 1920 में ही इनका एक कलेक्शन था माइकल, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, इनका एक कलेक्शन था MICHAEL, माइकल रॉबर्ट्स ROBERTES रॉबर्ट्स एंड द डांसर,
इनका ये कलेक्शन था, ठीक है। इस कलेक्शन में ये 1920 में ही इस कलेक्शन में फिर से इसको इंक्लूड किया गया था, शामिल थी ये, तो ये ध्यान रखना है अपने, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे। टी.एस. इलियट की द वेस्टलैंड वॉज पब्लिश्ड इन द लैंडमार्क मॉडर्निस्ट ईयर ऑफ, ये ध्यान बताना है। अच्छा, ये मॉडर्निज्म की सबसे प्रोमिनेंट पोयम है, ये भी ध्यान रखना है। टी.एस. इलियट की जो वेस्टलैंड है ना, ये बताना है कि ये कब आई थी, कब पब्लिश हुई थी टी.एस. इलियट की ये वेस्टलैंड, द वेस्टलैंड। देखिए, बात अगर करेंगे तो टी.एस. इलियट की जो वेस्टलैंड है ना, ये 1922 इंग्लिश लिटरेचर स्पेशली मॉडर्निज्म के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी साल जेम्स जॉयस की यूलिसेस और टी.एस. इलियट की जो पोयम है द वेस्टलैंड भी पब्लिश हुई थी, तो ये ध्यान रखना है। 1922 में, 1922 में, 1922 में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, 1922 में क्या क्या चीज़ें थी। और इसी साल जेम्स जॉयस, ये ध्यान रखना, जेम्स जॉयस की यूलिसेस, एक यूलिसेस किसकी है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के जो 1842 में पब्लिश हुआ था वो तो अलग है, ये जेम्स जॉयस की यूलिसेस है, ठीक है। ये भी इसी समय आया था, 1922 में ही पब्लिश हुआ था। इसी समय वेस्टलैंड भी आया था, 1922 में ही पब्लिश हुआ था। इस समय आपके गोल्सवर्दी का क्या पब्लिश हुआ था, गोल्सवर्दी की जो फर्स्ट ट्रायलॉजी है द फोर्साइट सागा, ये फर्स्ट ट्रायलॉजी थी ना गोल्सवर्दी की, इसी समय आई थी, 1922 में ही आई थी फर्स्ट ट्रायलॉजी। गोल्सवर्दी की जो फर्स्ट ट्रायलॉजी है ये इसी समय आई थी। और क्या आया था 1922 में, गोल्सवर्दी के लॉयल्टीज़ भी इसी समय आया है, ठीक है। लॉयल्टीज़ भी 1922 में ही आया, जितना याद आ रहा मुझे उतना बता रही हूँ। तो ये चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें आप 1922 में याद रख सकते हो, और भी अगर आपको याद है तो वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो और भी याद रख सकते हो। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। वेस्टलैंड भी आया था 1922 में, जेम्स जॉयस की यूलिसेस भी आई थी, गोल्सवर्दी का जो फर्स्ट ट्रायलॉजी है द फोर्साइट सागा वाला वो भी 1922 में आया था, गोल्सवर्दी की लॉयल्टीज़ भी 1922 में ही आई थी, ये गोल्सवर्दी का वर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, ओके, ये आपने ध्यान रखना। और वेस्टलैंड जो है ना, ये जो पोयम है वेस्टलैंड, ये युद्ध के बाद की जो निराशा थी, जो विखंडन थी, फ्रेगमेंटेशन, उसको दिखाती है। युद्ध के बाद लोगों के अंदर क्या हो गया था, सहम से गए थे, कैसे हो गए थे, देन स्प्रिंग आता है, फिर से जगाता है, ये सारी चीज़ें इसमें थी, ठीक है। विच प्रेस्टिजियस अवार्ड डिड टी.एस. इलियट रिसीव इन 1948, तो 1948 में कौन सा वो प्रेस्टिजियस अवार्ड था जो टी.एस. इलियट को मिला था। तो टी.एस. इलियट को 1948 में लिटरेचर में उनके योगदान के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, ये टी.एस. इलियट को मिला था, नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, ठीक है। और इसी साल इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट भी मिला था 1948 में, कल हमने पढ़ा था ना, ऑर्डर ऑफ मेरिट भी टी.एस. इलियट को इसी साल मिला था, ऑर्डर ऑफ मेरिट, तो ये ध्यान रखना है। ऑर्डर ऑफ मेरिट भी इसी साल मिला था 1948 में, और नोबेल प्राइज़ भी इसी साल मिला था, तो ये अपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, W.H. ऑर्डन की इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स वॉज पब्लिश्ड इन, तो W.H. ऑर्डन की इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स ये कब पब्लिश हुआ है, ठीक है। इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स, W.H. ऑर्डन की ये कब पब्लिश हुआ था। तो W.B. ईट्स की डेथ कब हुई थी, अगर हम W.B. ईट्स की डेथ की बात करेंगे, ईट्स की डेथ की बात अगर हम करेंगे तो इनकी डेथ कब हुई थी, इनकी डेथ ना जनवरी 1939 में हुई थी, है ना। ऑर्डन ने क्या किया था, W.H. ऑर्डन ने उनकी याद में एक एलेजी लिखी, और ये पोयम 1940 में, ये जो पोयम थी ये 1940 में इनका कलेक्शन था अनदर टाइम में पब्लिश हुआ था। इनका एक कलेक्शन था एक मिनट, ये एक कलेक्शन था, इसमें पब्लिश हुआ था 1940 का, ठीक है। और ये एक ना मॉडर्न एलेजी है जो पारंपरिक एलेजी से बिल्कुल अलग है। ये जो है ना इन द मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स, ये एक मॉडर्न एलेजी है
जो पारंपरिक एलजी से बिल्कुल भी अलग है, ट्रेडिशनल एलजी से बिल्कुल अलग है। 1940 में आया था, ये ध्यान रखना है। और ये WB येट्स के डेथ पर इन्होंने लिखा था। जैसे कि आपके मिल्टन ने लिखा है, एडवर्ड किंग की डेथ पर उन्होंने लिखा था ना, मिल्टन ने। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाते हैं 50 क्वेश्चन है। फिलिप लार्किन बिलोंग्स टू विच पोएट, विच पोस्ट वॉर लिटरेरी ग्रुप, ये बताना है। तो फिलिप लार्किन किस पोस्ट वॉर लिटरेरी ग्रुप के बिलोंग करते हैं? मूवमेंट, बीट जनरेशन, ऑर्डन ग्रुप या कन्फेशनल पोएट, ये बताना है। देखिए जो फिलिप लार्किन है ना, अगर हम बात करेंगे तो ये 1950s, ठीक है, 1950s यानी कि 1950 के दशक के पोएट के जो ग्रुप था, एक 1950 के दशक का पोएट का एक ग्रुप था जिसका नाम था द मूवमेंट, ठीक है, द मूवमेंट, है ना। मूवमेंट के ये प्रोमिनेंट राइटर थे। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, द मूवमेंट, फिलिप लार्किन, ठीक है। और ये जो ग्रुप था ना, ये रोमांटिक एज के बहुत ज़्यादा भावुक था और मॉडर्निज्म की जटिलता दोनों के खिलाफ था, ठीक है। यानी कि ये रोमांटिक एज की जो एक्सेसिव भावुकता, जैसे कि रोमांटिक एज के लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल में रहते थे ना, इमोशन पे जोर दिए थे, और मॉडर्निज्म बहुत ज़्यादा जटिलता पर जोर दिया, तो ये दोनों के खिलाफ थे, ठीक है। और ये ना एकदम क्लियर, एकदम इजी, क्लियर एंड रियलिस्टिक पोइट्री लिखने में विश्वास रखते थे फिलिप लार्किन जी। तो ये रोमांटिक के भी खिलाफ थे, मॉडर्निज्म के भी खिलाफ थे, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी। द मूवमेंट एक ग्रुप था 1950s दशक के दौरान, 1950s के दौरान, तो ये उसी के प्रोमिनेंट राइटर हैं, ये अपने ध्यान रखना है। वॉन्ट्स बाय फिलिप लार्किन वॉज पब्लिश्ड इन द कलेक्शन, ये जो वॉन्ट्स है ये फिलिप लार्किन का ही वर्क है, ये किस कलेक्शन में पब्लिश हुआ था, तो ये ध्यान रखना है। देखिए जो वॉन्ट्स है ना, ये जो पोयम है ये लार्किन की ना सबसे फेमस कलेक्शन था एक लार्किन का, द लेस डिसीव्ड, सबसे फेमस कलेक्शन था, द लेस डिसीव्ड में शामिल था ये, एंड 1955 में ये पब्लिश हुआ था, 1955 में ये पब्लिश हुआ था। और ये जो पोयम है ना, ये जो ह्यूमन की जो डिज़ायर है, ह्यूमन के जो अकेलेपन की चाहत पर पूरी तरह सेंटर्ड है। वॉन्ट्स मैंने भी पढ़ाया नहीं इसको, फिलिप लार्किन का है, ठीक है। तो ये इनका किस कलेक्शन में, द लेस डिसीव्ड में पब्लिश हुआ था 1955 में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु सर्व्ड एज द पोएट लॉरियट ऑफ यूके फ्रॉम 1984 से लेके 1998 तक, कौन था पोएट लॉरियट, कौन था 1984 से लेके 1998 तक, ठीक है। कल ही हमने अभी रिवीजन किया है, ये कल ही। फिलिप लार्किन है, टेड ह्यूज है, सेमस हैनी है, एंड्रयू मोशन है, तो कौन थे पोएट लॉरियट, कौन थे 1984 से लेके 1998 तक। तो ध्यान रखना, ये आपके बात अगर हम करेंगे ना, जॉन बेट्समैन, ठीक है, एक नाम है जॉन BETZEMAN, ठीक है, जॉन बेटजेमन, ठीक है, बेटजेमन नाम है। जॉन बेटजेमन की डेथ के बाद, जब इनकी डेथ हो गई ना, इनकी जब डेथ हो गई, ठीक है, जॉन बेटजेमन के डेथ के बाद फिलिप लार्किन को ये पोस्ट दिया जा रहा था। कौन सा पोस्ट? यही पोस्ट, पोएट लॉरियट बनने का फिलिप लार्किन को। लेकिन फिलिप लार्किन ने क्या किया, मना कर दिया, और इसके बाद टेड ह्यूज को 1984 में पोएट लॉरियट अपॉइंट किया गया, और ये 1998 तक, अपनी डेथ तक इसी पोस्ट पर रहे। तो टेड ह्यूज इज़ करेक्ट। समझ में आया? टेड ह्यूज इन 19, मतलब मैंने पूरा बता दिया कहाँ से क्या चीज़। जॉन बेटजेमन की डेथ के बाद ये पोस्ट किसे दिया जा रहा था, फिलिप लार्किन को, लेकिन उन्होंने वहाँ रिफ्यूज़ कर दिया। उसके बाद टेड ह्यूज को दिया गया 1984 में, और ये तब तक बने रहे इस पोस्ट पर, इस पद पर, जब तक इनकी डेथ नहीं हो गई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। टेड ह्यूज की पोयम है क्रो अलाइड्स, इज़ अ पार्ट ऑफ विच कलेक्शन, किस कलेक्शन का ये पार्ट है। टेड ह्यूज का ये जो पोयम है क्रो अलाइड्स, ये किस कलेक्शन का पार्ट है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेड ह्यूज का ये जो क्रो अलाइड्स है ना, ये एक बात अगर हम करेंगे तो टेड ह्यूज ने क्रो नाम का
एक जो पौराणिक चरित्र है ना वो बनाया था, जो बहुत ही वायलेंट था, बहुत ही एग्जिस्टेंशियल था, और इससे जुड़ी उन्होंने इससे जुड़ी पोइट्रीज उनके कलेक्शन थे जिसका नाम था क्रो फ्रॉम द लाइफ एंड सॉन्ग्स ऑफ द क्रो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्रो पूरा लिख दे रही हूँ, क्रो फ्रॉम द लाइफ एंड सॉन्ग्स ऑफ द क्रो। ठीक है, ये पूरा था। ये एक कलेक्शन था। ये कलेक्शन कब आया था? 1970 में। इसी कलेक्शन में ये पब्लिश हुआ था। 1970 का कलेक्शन था। क्रो अलाइड्स इसी का ही पार्ट है। ठीक है, ये जो क्रो अलाइड्स है ये इसी का ही पार्ट है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्रो हो जाएगा। पूरा तो नहीं दिया है, क्रो इस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। पूरा नाम यही है, क्रो से ही हम पढ़ेंगे, लेकिन पूरा टाइटल है क्रो फ्रॉम द लाइफ एंड सॉन्ग्स ऑफ द क्रो। ये पूरा एक कलेक्शन है और इसी कलेक्शन में ये पब्लिश हुआ था। क्रो अलाइड्स इसी कलेक्शन का ही पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रो इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, ये कब आया था? 1970 याद रखना इसको, टेड ह्यूज का। रविन्द्रनाथ टैगोर वन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन। रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो हैं ये इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। एशिया के पहले ऐसे ये पर्सन थे जिनको नोबेल प्राइज़ सबसे पहले मिला था, मतलब सबसे पहले मिला था। एशिया के फर्स्ट पर्सन ऐसे थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। तो इनको कब मिला था? ठीक है, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ जीतने वाले पहले नॉन यूरोपियन पर्सन थे। ठीक है, इन्हें ये सम्मान मिला था 1913 में, 1913 में। किस लिए मिला था? तो ये ध्यान रखना, गीतांजलि के लिए मिला था। किस लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था। तो यहाँ पे राइट आंसर 1913 हो जाएगा। द इंग्लिश वर्जन ऑफ टैगोर्स गीतांजलि वॉज पब्लिश्ड इन। तो टैगोर की जो गीतांजलि का जो इंग्लिश वर्जन आया था वो किस साल आया था, कब पब्लिश हुआ था? 10, 12, 13 या 15? तो बात अगर करेंगे इंग्लिश वर्जन बंगाली वर्जन दोनों बताया था मैंने कल। तो टैगोर ने जो ओरिजिनली ये जो पोएम आई थी टैगोर की ओरिजिनली, वो बंगाली पोइट्रीज़ का इंग्लिश ट्रांसलेशन खुद किया था। सबसे पहले इन्होंने बंगाली में लिखा था उसको, गीतांजलि का जो था। ठीक है, लेकिन बाद में इन्होंने खुद इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया और W.B. ईट्स ने इसका इंट्रोडक्शन लिखा था। ये ध्यान रखना है, गीतांजलि का जो इंट्रोडक्शन है वो किसने लिखा था? W.B. ईट्स ने लिखा था। ठीक है, इंट्रोडक्शन किसने लिखा था? W.B. ईट्स ने लिखा था। ये इंट्रोडक्शन इन्होंने लिखा था W.B. ईट्स ने। ठीक है, और ये इंग्लिश जो एडिशन था, इंग्लिश जो वर्जन था गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग के नाम से। ठीक है, ये जो इंग्लिश वर्जन था, जब इन्होंने इंग्लिश इसको, पहले तो ये ओरिजिनली बंगाली में था लेकिन इन्होंने खुद ही इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट किया, और जब ये इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो इसका टाइटल क्या रखा? गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग। ठीक है, सॉन्ग ऑफरिंग्स ये टाइटल रखा, और ये 1912 में लंदन में पब्लिश हुआ। ठीक है, लंदन में पब्लिश हुआ। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1912। ये ध्यान रखना है। तो टैगोर की गीतांजलि का जो इंग्लिश वर्जन था जिसका टाइटल क्या था? गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग्स, ये 1912 में पब्लिश हुआ था। कहाँ पे? लंदन में। ये ध्यान रखना है। इसका जो ओरिजिनल था, ओरिजिनल लैंग्वेज क्या था? बंगाली था। बाद में टैगोर ने खुद ही इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। और इसका इंट्रोडक्शन किसने लिखा था? तो W.B. ईट्स ने लिखा था। ये सारी चीज़ें पॉइंट्स ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेजिम एज़ेकियल इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ। नेजिम एज़ेकियल को अक्सर किसका फादर कहा जाता है? ठीक है, किसका फादर कहा जाता है ये बताना है। देखिए, नेजिम एज़ेकियल की बात करेंगे अगर हम, तो नेजिम एज़ेकियल जो थे, नेजिम एज़ेकियल ने आज़ादी के बाद भारतीय इंग्लिश पोइट्री को एक नई दिशा दी। आज़ादी के बाद, ठीक है, 1947 के बाद भारतीय जो इंग्लिश पोइट्री था, जो पोयम लिखना था इंग्लिश पोयम, उनको एक नई दिशा दी। इन्होंने पुरानी जो रोमांटिक शैली को छोड़कर मॉडर्न और रियलिस्टिक शैली अपनाई।
ठीक है, इसलिए इन्हें मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री का फादर माना जाता है। मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री का फादर माना जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, इन विच कलेक्शन ऑफ एजिकिल्स नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन अपीयर। तो एजिकिल का ये जो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है ये किस कलेक्शन में अपीयर हुआ था, ये बताना है, ये किस कलेक्शन में अपीयर हुआ था। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो ध्यान रखना नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन अगर बात करेंगे ये भारतीय स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली सबसे फेमस पोइट्रीज में से एक है। ये इंडिया की जितने भी स्कूल है ना, कॉलेज है ना, जिसमें पोएट अपनी, इसमें क्या है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में ना, इसमें पोएट अपनी माँ को बिच्छू द्वारा काटे जाने की घटना के बारे में बताते हैं कि पोएट की माँ को बिच्छू काट लेता है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये जो पोयम है ये 1965, ये ध्यान रखना 1965 का कलेक्शन था। ठीक है, द एग्जैक्ट नेम ये कलेक्शन था। ठीक है, ये कलेक्शन था द एग्जैक्ट नेम, इसमें ये पब्लिश हुआ था, ये नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन द एग्जैक्ट नेम ये कलेक्शन था, और ये कब आया था 1965 में ही ये पब्लिश हुआ था, ये ध्यान रखना है। ये जो पोयम है ये 1965 में पब्लिश हुआ था द एग्जैक्ट नाम के कलेक्शन में। ठीक है, व्हेन डिड नज़ीम एज़ेकिल रिसीव द साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको कब मिला था नज़ीम एज़ेकिल को, साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो नज़ीम एज़ेकिल को उनके पोएटिक कलेक्शन लेटर, इनका पोएटिक कलेक्शन था, ये ध्यान रखना है। नज़ीम एज़ेकिल को अगर साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला तो किस लिए मिला, तो इनका एक पोएटिक कलेक्शन था जिसका नाम था लेटर। ठीक है, लेटर डे साम्स, SALMS, ये एक ना कलेक्शन था। कौन सा कलेक्शन था, ये पोएटिक कलेक्शन था। ठीक है, ये पोएटिक कलेक्शन था। इसके लिए नज़ीम एज़ेकिल को 1983 में लिटरेचर यानी साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। ठीक है, लिटरेरी ये ध्यान रखना 1983 में। ठीक है, ये अपने ध्यान रखना है, साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको 1983 में मिला था। किसके लिए, इनका एक पोएटिक कलेक्शन था लेटर डे साम्स के लिए मिला था, तो ये अपने ध्यान रखना है। 40 क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग। A.K. रामानुजन की पोयम है ऑबिच्युरी वॉज पब्लिश इन द कलेक्शन, किस कलेक्शन में ये पब्लिश हुआ था। सारी पोयम कलेक्शन में ही पब्लिश हुई थी क्या, सिंगल किसी ने इंडिविजुअल नहीं पब्लिश कराया। तो A.K. रामानुजन की जो पोयम है ऑबिच्युरी मतलब शोक संदेश है ना। इसमें राइटर क्या बोलते हैं, इसमें राइटर ना इनके फादर की डेथ हो जाती है, और इनके फादर की डेथ के बाद इनके पिता की डेथ के बाद पिता इनकी अपनी डेथ के बाद पीछे क्या छोड़ के गए हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां छोड़ के गए हैं, उसी पे बताते हैं शोक संदेश में। ठीक है, तो ये एक शोक संदेश है रामानुजन की, ये एक सटायरिकल पोयम है। पहले तो ये ध्यान रखना ये एक सटायरिकल पोयम है, सटायर करते हैं वो अपने फादर को। ठीक है, व्यंग तंज कसते हैं, जो उनके पिता की डेथ पर इन्होंने लिखा था। ठीक है, और ये पोयम 1971 में, ये पोयम 1971 में एक कलेक्शन था, उनका एक कलेक्शन था रिलेशन में पब्लिश हुआ था, ये ध्यान रखना। 1971 में ये पोयम पब्लिश हुई थी ऑबिच्युरी, कौन से कलेक्शन में, इनका एक कलेक्शन था रिलेशन, पोएटिक कलेक्शन था, ये भी पोएटिक कलेक्शन था, इसमें पब्लिश हुआ था, तो ये ध्यान रखना बच्चे। A.K. रामानुजन वॉज अवार्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड पॉस्थुमसली इन। तो A.K. रामानुजन के साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, लेकिन पॉस्थुमसली मिला है, इनके आफ्टर डेथ कब मिला है ये बताना है। देखिए रामानुजन की डेथ कब होती है, रामानुजन की डेथ 1993 में, 1993 सही है ना, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है मुझे यहाँ पे, 1993 सही है। हाँ आई थिंक यही है 1993। ठीक है, 1993 में इनकी डेथ हो जाती है रामानुजन की, और इनके पोएटिक कलेक्शन था एक, इनके पोएटिक कलेक्शन था दी कलेक्टेड पोएम्स। मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, दी कलेक्टेड पोएम्स, दी कलेक्टेड पोएम्स। ठीक है, दी कलेक्टेड पोएम्स के लिए इन्हें ना
पास्थुमसली यानी कि इनके डेथ के बाद 1999 में 1999 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है। तो 1993 में इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद इनका एक पोएटिक कलेक्शन था द कलेक्टेड पोएम्स के लिए, इसी पोएम के लिए इनको मिला था साहित्य अकेडमी अवार्ड 1999 में। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच पोएट रोट अ फॉर क्राइम फ्रॉम अमेरिका, अ फॉर क्राई फ्रॉम अमेरिका, किस पोएट ने लिखा है अ फॉर क्राई फ्रॉम अमेरिका। भी हमें वो भी पढ़ना है, क्या बोलते हैं, कलोनियल पोस्ट कलोनियल, बहुत अच्छे से हिंदी में समझा दूंगी क्या होता है वो, और उससे रिलेटेड कौन से राइटर है। चिनुआ अचबे को देख के मुझे याद आ गया क्योंकि उसमें है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ना, अ फॉर क्राई फ्रॉम अफ्रीका, ये किसका है, ये जो पोयम है ना, ध्यान रखना, ये जो पोयम है, ये पोयम बात करेंगे ना, ये पोयम ड्रेक वॉलकॉट ने लिखा है, ड्रेक वॉलकॉट ने लिखा है, ठीक है, ये पोयम, ये ध्यान रखना। और इसमें जो वॉलकॉट हैं, वॉलकॉट सेंट लूसिया, ठीक है, ये जो वॉलकॉट हैं ये सेंट लूसिया, याद रखना, सेंट लूसिया यानी कि कैरेबियन पोएट है ये, मतलब पोएट थे, एक सेंट लूसिया के पोएट थे यानी कि कैरेबियन पोएट थे ये ड्रेक वॉलकॉट। इस पोयम में वो अपनी ना एक कॉम्बिनेशन पहचान, एक कॉम्बिनेशन आइडेंटिटी अफ्रीकी और यूरोपियन, क्योंकि इनके अंदर अफ्रीका का भी खून है और यूरोपियन खून दोनों है, तो ये दोनों मिश्रित आइडेंटिटी इनके अंदर है। तो ये दोनों के बीच का जो संघर्ष है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, और केन्या में हो रहे माऊ माऊ जो अपराइजिंग, केन्या में माऊ माऊ नाम का एक विद्रोह हो रहा है, उसकी हिंसा के बारे में बताते हैं इस पोयम में। तो माऊ माऊ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्या पता पूछ ही ले, माऊ माऊ, माऊ माऊ अपराइजिंग, ये केन्या में हो रहा था एक विद्रोह, इसके बारे में भी ये जिक्र करते हैं इस पोयम में। और अपने मिश्रित, अपने कॉम्बिनेशन जो मिश्रित आइडेंटिटी है उसके बारे में बताते हैं, अफ्रीकी और यूरोपियन खून। तो ये ध्यान रखना है, ये एक कैरेबियन पोएट थे यानी कि सेंट लूसिया के पोएट थे। ड्रेक वॉलकॉट रिसीव द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, इनको भी नोबेल प्राइज़ मिला है, तो कब मिला है ये ध्यान देना है। तो ड्रेक वॉलकॉट जो है ना, इनको नोबेल प्राइज़ कब मिला था। देखिए, अगर बात करेंगे कैरेबियन लिटरेचर और संस्कृति को ना, हम क्या होता था कि उसको ना वर्ल्ड स्तर पर पहचान दिलाने के लिए ड्रेक वॉलकॉट को ना 1992 में लिटरेचर के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1992 में, ये ध्यान रखना। अगर इसमें किसी की डेथ मतलब 1992 में डेथ की बात नहीं हो रही है, 1992 में क्या था, ड्रेक वॉलकॉट को नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है 1992 में। अ फॉर क्राई फ्रॉम अफ्रीका वॉज पब्लिश इन द कलेक्शन, किस कलेक्शन में ये पब्लिश हुआ था। देखिए, डेट अगर नहीं बता रहा है, सिर्फ कलेक्शन पूछ रहा है, तो मैं आपको डेट बताते चल रही हूँ, है ना। तो अ फॉर क्राई फ्रॉम अमेरिका ये किस कलेक्शन में पब्लिश हुआ था। देखिए, ये जो पोयम है ये ड्रेक वॉलकॉट के 1962, ठीक है, 1962 में एक पब्लिश पोएटिक कलेक्शन है जिसका नाम था इन अ ग्रीन नाइट, ठीक है, इन अ ग्रीन नाइट, ये रहा, इन अ ग्रीन नाइट सेमी कॉलन पोयम्स, ठीक है, पोयम्स 1948 से लेके 1960 में शामिल थी ये जो पोयम है, अ फॉर क्राई फ्रॉम अफ्रीका, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये जो ड्रेक वॉलकॉट की 1962 में एक पब्लिश्ड पोएटिक कलेक्शन था जिसका नाम था इन अ ग्रीन नाइट पोयम्स, 1948 से लेकर 1960 में ये शामिल थी। ये उनके शुरुआती सबसे फेमस पोएट्रीज में से एक है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 1962 में ये आपने ध्यान रखना, पब्लिश हुआ था। कमला दास इज़ बेस्ट नोन फॉर विच स्टाइल ऑफ पोएट्री, तो कमला दास किस स्टाइल ऑफ पोएट्री के लिए जानी जाती हैं, ये बताना है, किस स्टाइल ऑफ पोएट्री के लिए जानी जाती हैं कमला दास। देखिए, न्यू क्लासिकल की तो बात ही नहीं हो रही है, न्यू क्लासिकल में आपके अलेक्जेंडर पॉप वगैरह आते हैं, मेटाफिजिकल में जॉन डन वगैरह आते हैं, सिम्बॉलिस्ट की भी बात नहीं हो रही है, सिम्बॉलिस्ट यानी कि मॉडर्न में हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो कमला दास हैं, कमला दास जिन्हें बाद में कमला सुरैया के नाम से जाना गया, कमला दास इन्होंने रिलीजन को चेंज कर लिया था, मुस्लिम बन गई थी बाद में, और बाद में इन्होंने नाम रखा था कमला सुरैया, ठीक है।
और ये कन्फेशनल पोइट्री के लिए जानी जाती हैं। कमला दास कन्फेशनल पोइट्री के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, जाना जाता है, कमला दास को कन्फेशनल पोइट्री के लिए जाना जाता है। और इस स्टाइल में पोएट अपने कन्फेशनल पोइट्री क्या होती है, अगर कोई राइटर कन्फेशनल पोइट्री लिख रहा है तो ये जो स्टाइल है ना कन्फेशनल, मतलब अपने पर्सनल लाइफ के बारे में, अपने पर्सनल सेक्सुअल डिज़ायर के बारे में या फेलियर के बारे में बहुत खुलकर बात करता है, बहुत ईमानदारी से लिखता है अपने बारे में, तो उसे कहा जाता है कन्फेशनल पोइट्री। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। एन इंट्रोडक्शन बाय कमला दास वॉज पब्लिश इन 1965 इन द वॉल्यूम। तो एन इंट्रोडक्शन कमला दास का जो है ये 1965 में पब्लिश हुआ था। किस वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था? तो एन इंट्रोडक्शन जो है ये कमला दास की एक ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है। ठीक है, एक क्या है? ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है जिसमें वो एक लेडी के रूप में, मतलब एक महिला के रूप में अपनी पहचान और लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश का यूज़ का बचाव करती हैं, लैंग्वेज का यूज़ का बचाव करती हैं। ठीक है, ये इनके पहले जो प्रोमिनेंट कलेक्शन था ना, इनका जो पहला प्रोमिनेंट कलेक्शन था समर इन कैलकटा। समर इन कैलकटा 1965 में ये पब्लिश हुआ था एन इंट्रोडक्शन, ये ध्यान रखना। तो 1965 में पब्लिश हुआ था। किस कलेक्शन में? इनका पहला कलेक्शन था समर इन कैलकटा। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। व्हेन डिड कमला दास रिसीव द साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड कमला दास को कब मिला था? तो देखिए, कमला दास इंग्लिश में पोइट्री के लिए नहीं, बल्कि उनकी जो बुक थी ना कलेक्टेड पोयम्स, ठीक है, उनकी जो बुक थी, उनकी एक बुक थी कलेक्टेड पोयम्स। ठीक है, उनकी जो बुक थी कलेक्टेड पोयम्स के लिए इनको 1985 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। ठीक है, ये मलयालम भी, मतलब मलयालम में भी लिखती थी कमला दास जो थी ना, ये मलयालम में भी लिखती थी। तो 1985 में इनको कलेक्टेड पोयम्स के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1985 में। नेक्स्ट पे आएंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोयम है ब्रीचेस वॉज पब्लिश्ड इन 1916 इन विच वॉल्यूम, ये बताना है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोयम है ब्रीचेस, ये किस वॉल्यूम में, सॉरी ये 1916 में पब्लिश हुई थी, लेकिन किस वॉल्यूम में ये बताना है। देखिए, जो ब्रीचेस है ये 1916 में आई थी। और ब्रीचेस ना फ्रॉस्ट की बहुत ही पॉपुलर पोयम है, जिसमें वो बचपन में पेड़ों पर झूलने की यादों को जीवन की कठिनाइयों से बचने की इच्छा से जोड़ते हैं। और ये पोयम उनके कलेक्शन माउंटेन इंटरवल, इनका एक कलेक्शन था माउंटेन इंटरवल, जो कब आया था? 1916 में आया था। इसी में ये पोयम पब्लिश हुई है ब्रीचेस भी 1916 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, माउंटेन इंटरवल इनका कलेक्शन था, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे। विच पोएम कंटेन्स द लाइन द वर्ल्ड इज, अच्छा स्टॉपिंग बाय वुड्स न्यू हैम्पशायर कलेक्शन में पब्लिश हुआ था, वो भी ध्यान रखना है। विच पोएम कंटेन्स द लाइन द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सून। तो कौन सी पोएम की ये लाइनें हैं? द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सून। तो ये आपके विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस की ही लाइनें हैं। और इस पोएम का टाइटल की ये पहली लाइन भी है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। इसमें पोएट ना कंप्लेन करते हैं कि लोग मटेरियलिज्म में इतना खो गए हैं कि उन्होंने नेचर से अपना नाता तोड़ लिया है। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। हु रोट द पोएम प्रोस्पाइस पब्लिश्ड इन 1864। बताना है हमें, हु रोट द पोएम प्रोस्पाइस पब्लिश्ड इन 1864। तो प्रोस्पाइस 1864 में किसने पब्लिश किया था? प्रोस्पाइस, ध्यान रखना, ये जो प्रोस्पाइस है ये लैटिन, जिसका प्रोस्पाइस लैटिन शब्द जिसका मतलब होता है आगे देखना। प्रोस्पाइस मतलब क्या? ये लैटिन शब्द है, ये एक लैटिन टर्म है, ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है लुक फॉरवर्ड। लुक फॉरवर्ड यानी कि आगे देखना। रॉबर्ट ब्राउनिंग द्वारा ये लिखी गई है और यह उन्होंने अपनी पत्नी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की डेथ पर लिखा था प्रोस्पाइस। ठीक है, इनकी जो वाइफ थी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, उनकी डेथ पर इन्होंने लिखा था, जिसमें वो डेथ का निडर होकर सामना करते हैं प्रोस्पाइस में, और डेथ के बाद अपनी पत्नी से दोबारा मिलने की आशा को व्यक्त करते हैं। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग इज़ करेक्ट। इतना ही क्वेश्चन थे। आई थिंक ये कंप्लीट नहीं हुआ है क्या? आप लोग ज़रूर बताना, तो इसका 50 और ले आऊँगी। अगर कंप्लीट हो गया तो कोई बात नहीं, फिर हम ड्रामा में चले जाएंगे। ठीक है, अभी तो क्योंकि देखिए ऐसा होगा, ड्रामा का भी करवाएंगे सेम यही चीज़ें,
फिर प्रोज एंड फिक्शन का भी यही चीज़ कराएंगे, उसका भी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद फिर आ जाएंगे हम पोइट्री सेक्शन में। लाइनें, जो इंपॉर्टेंट लाइनें हैं पोइट्री की, वो हम प्रैक्टिस के थ्रू करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइनें, जो इंपॉर्टेंट लाइनें हैं वो। फिर ड्रामा का जो इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, जो कैरेक्टर हैं ड्रामा के, वो करेंगे इसी तरह। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा क्या इसका एक और पार्ट आना चाहिए कि एक ही पार्ट काफ़ी है, इनफ है। देखिए हर क्वेश्चन के बाद मैंने एक्सप्लेन भी किया, इसलिए इतनी बड़ी लेंदी क्लास हो जाती है था 50 क्वेश्चन ही। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग। अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा, आपने कितना स्कोर किया है ये भी बताइएगा। भाई मेहनत मैं भी करती हूँ, तो मेरी भी मेहनत का फल मिलना चाहिए ना, मुझे देखना है ना कि कितना आपने स्कोर किया है। मेहनत मैं भी करती हूँ, मेहनत आप भी करते हैं, आप भी अपना स्कोर देखिएगा, वो समझ लो मेरा भी स्कोर है। जो आप लोग अपना स्कोर शेयर करेंगे तो वो समझ लो मेरा भी स्कोर है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। 18 जनवरी को एग्ज़ाम है और मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चे पास हों। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा नाम होगा, क्योंकि आप पास होंगे, आपकी लाइफ बनेगी, आपकी जो इच्छा है, आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो। एग्ज़ाम निकालना, टीचर बनना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें 18 जनवरी तक लग जाइए, किसी तरह पढ़ते रहिए। बस ये समझ लो कि अब ये लास्ट है और रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसका PDF चाहिए ना तो मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम में कैसे जुड़ेंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आपको मिल जाएगा। बाय बाय।